हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं बजट का टॉपिक। ये क्लास आपकी रहने वाली है अंतरिम बजट से रिलेटेड। ठीक है, अंतरिम बजट 2024 से रिलेटेड आपका ये टॉपिक है। ये क्लास आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फिर चाहे आप चंडीगढ़ के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, या DSSB के एग्जाम की तैयारी करें, या फिर HCS के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि अंतरिम बजट में से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करेंगे, और इससे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर मैंने बजट नाम ना लेकर अंतरिम बजट का नाम लिया है। तो आपको इस अंतरिम बजट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कि अंतरिम बजट क्या होता है, मतलब इसका नाम अंतरिम बजट क्यों रखा गया है, इसे हम नॉर्मल बजट के नाम से क्यों नहीं जान रहे हैं। तो अंतरिम का मतलब होता है एक तरीके का टेम्परेरी हम कह सकते हैं, या फिर हम अस्थायी रूप से कह सकते हैं। जैसे आपने देखा था, जैसे हमारे यहाँ पर संविधान का निर्माण हुआ था, तो संविधान के निर्माण के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन उससे पहले हम कहेंगे अंतरिम अध्यक्ष उस समय में कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। इसका मतलब वो क्या थे, टेम्परेरी थे। वैसे ही हमारा ये बजट जो है ये तब तक के लिए रहने वाला है जब तक कि इलेक्शन नहीं हो जाते हैं, और उसके बाद मान लीजिए इनकी सरकार आती है तो ये नया बजट बनाएंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन तक का बजट है। ठीक है, तो आप ये मान सकते हैं, इसको हम इलेक्शन का बजट कह सकते हैं। यानी कि जिस साल आपके इलेक्शन होते हैं उस साल अंतरिम बजट पेश किया जाता है। तो आपको पता है 2024 में ही आपके यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट होने हैं लोकसभा के, तो उससे पहले ये बजट आया है। तो इसको क्या नाम दिया गया, अंतरिम बजट का नाम दिया गया। और जो अंतरिम बजट है इसमें कुछ भी नई घोषणाएं नहीं की जाती है। इसमें सरकार अपने जितने भी इन्होंने काम किए हैं उन सब के बारे में बताती है। ठीक है, आम चुनाव से पहले जो इनकी पुरानी उपलब्धियां हैं उन सबको इसमें बताया जाता है। तो ये क्या होता है, आपका अंतरिम बजट होता है। तो अब आपको इसको बहुत ध्यान से सुन लेना है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अंतरिम बजट जो है इससे पहले कब पेश किया गया था। तो अंतरिम बजट जो है 2019 में पेश हुआ था, क्योंकि 2019 में ही आपके यहाँ पर लोकसभा के इलेक्शन हुए थे। उस समय आपके जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे, पीयूष गोयल थे। ठीक है, आज आपके वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है। तो 2024 का अंतरिम बजट किसके द्वारा पेश किया गया, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है। आपको याद रखना है। ठीक है, तो यही लिखा है मैंने, नई लोकसभा में पेश किया गया वित्त मंत्री के द्वारा। 1 फरवरी 2024 को 6 बार, मतलब 1 फरवरी 2024 को ये अंतरिम बजट जो है पेश किया गया है। अब तक हमने 6 बार बजट जो है वो पेश कर लिया है इस कार्यकाल में। और ये किसके द्वारा पेश किया गया, निर्मला सीतारमण के द्वारा। ये सबसे कम टाइम पीरियड का था, 58 मिनट की इनकी स्पीच रही थी। तो निर्मला सीतारमण जी ने ये कम समय का अंतरिम बजट पेश किया है। और अगर आपसे पूछा जाए अब तक का सबसे अधिक समय का बजट किसके द्वारा पेश किया गया, तो वो भी निर्मला सीतारमण ने ही पेश किया है। 2020 में इन्होंने बजट पेश किया था, और ये 2 घंटे 42 मिनट का था। इस क्लास को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपके लिए यूजफुल रहेगी, क्योंकि इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी स्कीम्स रहने वाली है, और स्कीम्स में से बहुत बारी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और ये वही स्कीम्स होती है जो कहीं ना कहीं बजट में मेंशन की गई होती है। तो 2020 में, और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इनके कार्यकाल का ही सबसे अधिक समय का बजट रहा हो, ये अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि जितनी बार भी अब तक बजट पास हुए हैं उन सब में से सबसे ज्यादा टाइम का बजट जो है वो निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था। 2 घंटे 42 मिनट का ये बजट था। तो बिना रुके इन्होंने ये बजट पूरा का पूरा एक ही बारी में रीड किया था। अब यहाँ पर बजट शब्द के मतलब के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो ये एग्जाम में अब नहीं पूछता है कि बजट का मतलब क्या है, चमड़े का थैला होता है, बट फिर भी हम एक बार थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है। तो बजट शब्द जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द बुटेक से आया है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। आर्टिकल आपसे पूछा जा सकता है, संविधान के आर्टिकल 112 के अनुसार आम बजट एक वित्त वर्ष में सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में क्या हुआ था, पेश किया गया था। तो ये लाइन जो है आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 112 किसके बारे में बताता है, बजट के बारे में बताता है। और वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। ठीक है, मैं आगे आपको सारा एक्सप्लेन करके बताऊंगी। बजट जो शब्द है ये आपके संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो क्या लिखा गया वो आगे हम डिस्कस करेंगे।
तो संविधान का हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के अनुसार आम बजट क्या होता है, एक वित्त वर्ष यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में सरकार की जितनी आय हुई है और जितनी व्यय हुई है, ठीक है, उनका एक क्या होता है, लेखा जोखा होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट पॉइंट पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में पेश किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को सरकार का अंतरिम बजट जो है वो पेश किया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन करके भी लिखा है कि अंतरिम बजट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगे थे वो सारे मैंने इसमें नोट कर दिए हैं। अगर हम अंतरिम बजट की बात करते हैं तो अंतरिम बजट जो है वो चुनावी वर्ष में नई सरकार चुने जाने तक थोड़े समय के लिए सरकारी खर्चे और राजस्व ब्यौरा होता है। अर्थात ये पूर्ण बजट के आने तक के लिए एक अस्थायी प्रावधान है। जब तक कि नया बजट नहीं आ जाएगा तब तक यही बजट क्या रहता है, अस्तित्व में रहता है, यानी कि इसको देखकर ही जो भी काम वगैरह है वो किए जाएंगे। लेकिन जैसे ही नई सरकार बनती है तो ये बजट खत्म हो जाता है और उसके बाद नया बजट तैयार होता है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद यहाँ पर अब जो इसकी हाईलाइट्स रही है अंतरिम बजट की, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अंतरिम बजट जो है वो किसके द्वारा पेश किया गया, निर्मला सीतारमण के द्वारा अंतरिम बजट पेश किया गया है, ठीक है। तो किसके द्वारा पेश हुआ है, निर्मला सीतारमण के द्वारा। वित्त मंत्री सीतारमण जी का कहना है कि सरकार जो है 2047 तक भारत को विकसित भारत यानी कि विकसित राष्ट्र बनाने के लिए क्या कर रही है, काम कर रही है। तो ये आपका क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भारत, आपको पता है हमारा इंडिया जो है वो कैसी कंट्री है, विकासशील देश है, ठीक है। लेकिन अब हम किसकी तरफ अग्रसर होना चाह रहे हैं, विकसित भारत की तरफ अग्रसर होना चाह रहे हैं और उसी को लेकर ही हम आगे क्या करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं ताकि हमारा राष्ट्र जो है वो विकसित राष्ट्र देशों में शामिल हो जाए। इसके बाद पीएम, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत, वन सेकेंड यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा है, इसके बाद यहाँ पर मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त राशन पहुंचाया, ठीक है। ये जो पीएम गरीब कल्याण योजना है ये बीपीएल जो कार्ड होते हैं उनके लिए योजना लाई गई है। इस योजना के तहत जो गरीब परिवार हैं उन्हें क्या दिया जाता है, राशन मिलता है, ठीक है। तो 80 करोड़ जो गरीब परिवार हैं उन्हें इसके तहत क्या दिया गया है, सहायता उपलब्ध कराई गई है। इस योजना के तहत बीपीएल कार्ड वाले परिवार, वन सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो बीपीएल कार्ड वाले परिवार हैं उनको हर महीने प्रति व्यक्ति 4 केजी गेहूं और 1 केजी चावल मुफ्त दिया, तो यहाँ पर 4 केजी गेहूं और 1 केजी चावल मुफ्त दिया जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार जो है वो सर्वसमावेशी विकास के दृष्टिकोण के लिए काम कर रही है, ठीक है। अब जो ये बजट पास हुआ है इसमें 4 पॉइंट्स पर ध्यान रखा गया है। इन 4 पॉइंट्स पर आपका बजट जो है वो फोकस्ड रहा है। जैसे एक गरीबों के लिए था, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और किसानों के लिए। मतलब सरकार ने कहा कि वो इन सब 4 फैक्टर्स पर क्या कर रही है, ध्यान केंद्रित कर रही है। वित्त मंत्री का कहना है कि सरकार ने 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से क्या किया है, ऊपर उठाया है। इसके बाद यहाँ पर पीएम स्वनिधि योजना लिखी है क्योंकि इसका जिक्र जो है वो आपके बजट में कहीं ना कहीं किया गया है। तो मैं जितनी भी आपको स्कीम्स बताने वाली हूँ सबके बारे में ध्यान से सुनते जाइएगा। पीएम स्वनिधि के बारे में जान लेते हैं। तो पीएम स्वनिधि ने 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण प्रदान किया है। आपसे पूछा जा सकता है पीएम स्वनिधि योजना किससे रिलेटेड है, तो ये स्ट्रीट वेंडर्स को लोन प्रोवाइड कराने से रिलेटेड है। 1 जून 2020 से ये योजना शुरू की गई थी। इसी के तहत स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, जो सड़क के किनारे जो रेडी वगैरह लगाते हैं, उनको क्या दिया जाता है, इसके तहत ऋण दिया जाता है, ठीक है। उन्होंने कहा कि 2.3 लाख स्ट्रीट वेंडर को तीसरी बार ऋण मिला है और पीएम जन धन के तहत 34 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। तो ये पॉइंट आपको बस याद रखना है। मैंने अभी आपको स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड एक स्कीम बताई है जिसका नाम है पीएम स्वनिधि योजना, जो 2020 में तो लागू होती है और उसके तहत क्या दिया जाता है, लोन प्रोवाइड कराया जाता है स्ट्रीट वेंडर्स को। पीएम जनधन के तहत 34 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट लाभ ट्रांसफर किया गया है। इससे सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए की क्या होती है, बचत होती है।
इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है स्किल इंडिया मिशन। अब हमारी जो सरकारें हैं वो इनके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करती है। हमारे हरियाणा में भी जब बजट पास होता है तो स्किल इंडिया, स्किल भारत, इन सब के ऊपर डिस्कस किया जाता है। वैसे ही आपके जो आपका सेंटर लेवल पर बजट पास होता है उसमें भी इसका जिक्र मिलता है। आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते होंगे, आप इसके बारे में जरूर जानते होंगे। तो कौशल भारत मिशन या फिर स्किल इंडिया मिशन की बात करते हैं तो इसने 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया है। मतलब इसके तहत जो आपके आसपास के एरिया में जो भी युवा वर्ग है उनको क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, व्यावसायिक ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो क्या कर सके, आगे जाकर एक अच्छे जो मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं अपना काम शुरू कर सके। अगर उनके अंदर कोई स्किल है तो वो क्या करेंगे, उस स्किल का यूज करके अपना व्यवसाय स्थापित कर लेंगे। और 54 लाख लोगों को कुशल बनाया है। और इसी के तहत 3000 नई ITIs क्या की गई है, स्थापित भी की गई है। तो स्किल इंडिया मिशन जो है वो किससे रिलेटेड है, एक तो यूथ से रिलेटेड है। इसके अलावा इसी के तहत 3000 क्या स्थापित की गई, नई ITI स्थापित की गई है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वित्त मंत्री का कहना है कि PM मुद्रा योजना ने 22.5 लाख करोड़ रुपए के 43 करोड़ ऋण जारी किया है। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना है। इस स्कीम के बारे में आपको आगे बताने वाली हूँ। PM किसान सम्मान योजना की बात करते हैं तो PM किसान सम्मान योजना के तहत प्रति वर्ष 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, PM किसान सम्मान योजना जो है इसके तहत प्रत्येक वर्ष 11.8 करोड़ किसानों को क्या मिला, डायरेक्ट इससे सहायता मिली है। और ये वही योजना है जिसके तहत आपको पता होगा साल में 6000 रुपए मिलते हैं। 2000 करके 3 इंस्टॉलमेंट्स मिलती हैं, तो टोटल 6000 रुपए दिए जाते हैं। इस योजना की शुरुआत जो है वो 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से की गई थी। तो इसका नाम क्या है, PM किसान सम्मान योजना है। सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने पर जोर दिया है। 4 करोड़ किसानों को PM फसल बीमा योजना का क्या दिया गया, लाभ दिया गया। PM किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को क्या मिली है, आर्थिक मदद भी मिली है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। सरकार जो किसानों के लिए क्या ला रही है, PM फसल बीमा योजना, इसके तहत किसानों को लाभ होता है। PM किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को इकोनॉमिकली क्या मिल रही है, हेल्प मिल रही है। ये पॉइंट आपका बहुत जरूरी है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, आपसे ऐसे फैक्ट के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको ये 3 पॉइंट्स बताऊंगी तो ये सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पिछले वित्त वर्ष में 7 IITs, 16 IITs, 7 IIM, 15 एम्स, 390 यूनिवर्सिटी क्या की गई, स्थापित की गई। अभी मैंने आपको बताया था कि इस बजट में ये कुछ भी ऐसा नहीं कहते हैं कि हम आगे आने वाले समय में ये करेंगे या फिर हमारा ये प्रोसीजर रहेगा, हम इतनी ITIs बना देंगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि हम इतनी ITIs या फिर इतने IIMs, इतने IITs ये सब स्थापित कर चुके हैं, या इतनी यूनिवर्सिटी स्थापित कर चुके हैं। इसके बाद है उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 10 वर्षों में 28% बढ़ गया है। यानी कि जो हायर स्कूल, हायर एजुकेशन है, जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी के लेवल पर जो एजुकेशन होती है उसमें जो महिलाएं हैं वो कितनी 10%, 10 वर्षों में कितनी बढ़ गई, 28% उनका नामांकन क्या हो गया है, बढ़ गया है। इसके बाद इन्होंने बजट में 3D ट्रिनिटी की बात की है, 3 त्रिवेणी की बात की है, 3DT की बात की है। ये क्या करेगी, भारत के हर सपने को पूरा करेगी। 3D का मतलब क्या होता है, डेमोग्राफी है, डेमोक्रेसी है और डाइवर्सिटी है। डेमोग्राफी जो जनसंख्या से रिलेटेड होती है, ये भी आपका डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और डाइवर्सिटी जो आपके यहाँ पर अलग अलग विविधता है, यही तीनों फैक्टर्स क्या करेंगे, आप भारत के सपने को पूरा करने वाले हैं। तो 3D का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको तीनों D का मतलब पता होना चाहिए, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। इसके बाद है PM आवास योजना की भी इसमें डिस्कस किया गया है। इन्होंने कहा है कि कोरोना की चुनौतियों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र के 3 करोड़ घरों को बनाने का लक्ष्य सरकार ने प्राप्त कर लिया है। अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ घरों को बनाने का काम पूरा किया जाएगा। तो PM आवास योजना जो है वो किससे रिलेटेड है, घर बनाने से रिलेटेड है। जैसे जो ये मतलब BPL परिवार होते हैं, इनको घर बनाने के लिए सरकार कुछ राशि उपलब्ध कराती है, तो उसके तहत इन्होंने 3 करोड़ घर बना दिए हैं और ये कहते हैं कि 5 सालों में 2 करोड़ घरों को और बनाने का टारगेट किया जाएगा। इस बार के रक्षा बजट को 11 पॉइंट, अब यहाँ पर जो आपका रक्षा बजट है उसको 11.1% बढ़ाने की बात कही गई है। हालांकि इसका बड़ा हिस्सा पेंशन और सैलरी के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रक्षा बजट है, ये जो भी रक्षा
में काम कर रही है, डिफेंस मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनकी पेंशन्स वगैरह से रिलेटेड रहने वाला है। इसके बाद ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहा था, आपने वो पूनम पांडे वाला केस भी सुना होगा, जिसने क्या कह दिया था कि मेरी सर्वाइकल कैंसर से क्या हो गई, डेथ हो गई, और बाद में वो जिंदा मिली थी। तो सर्वाइकल कैंसर जो है उसका जिक्र हमारा जैसे ये बजट पास हुआ उसमें भी डिस्कस किया गया था, उसके बाद ये न्यूज आपको देखने को मिली थी। तो वैसे तो सभी ने इसके बारे में सुन ही लिया होगा, सर्वाइकल कैंसर के बारे में। तो हमारी सरकारें क्या कह रही है कि सर्वाइकल कैंसर जो है इसको रोकने के लिए सरकार टीकाकरण लाई है और लड़कियों को इससे बचाने के लिए मुफ्त टीका दिया जाएगा। आयुष्मान योजना के तहत सभी आशा वर्कर्स जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होती है, आशा वर्कर्स है, और आंगनवाड़ी के जितने भी कर्मचारी है उनको क्या मिलेगी, इसके तहत सुविधा प्रदान की जाएगी। पीएम किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को क्या हुआ है, लाभ हुआ है। सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में नैनो डीएपी का प्रयोग विस्तार किया जाएगा। इसके बाद कुछ पॉइंट्स है जिसको बस आपको पढ़ना है। 2013 से 14 के बाद समुद्री खाद्य निर्यात दुगना होने की पृष्ठभूमि में 5 एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका लखपति दीदी वाला। ये लखपति दीदी जो है ये आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर लखपति दीदी का लक्ष्य जो है 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने कहा कि 9 करोड़ महिलाओं वाले 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप ग्रामीण सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि लखपति दीदी जो है वो किससे रिलेटेड है, जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, जो छोटा एरिया होता है वहां पर कुछ महिलाएं इकट्ठी हो जाती है और अपना ग्रुप बना लेती हैं, उसके थ्रू बिजनेस करती हैं। जैसे आपने देखा होगा आचार का बिजनेस, जो भी छोटे बिजनेस होते हैं उस टाइप के बिजनेस, ठीक है। आचार पापड़ वगैरह का बिजनेस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, इससे इन्होंने कहा है कि 9 करोड़ महिलाओं वाले 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे हैं जिनकी जो स्थिति है वो बदल गई है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की सहायता से 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनने में क्या किया है, सशक्त किया है। चाहे आप इसका डेटा याद मत रखना, बस इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किससे रिलेटेड है। 40,000 रेल बोगियों को किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, वंदे मातरम मानकों में बदला जाएगा। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका वित्त वर्ष 2025 में बुनियादी ढांचा और सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होने का क्या रखा, इन्होंने अनुमान रखा है। 2030 तक 100 मिलियन टन की कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण 2030 तक 100 मिलियन टन की कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण क्षमता क्या की जाएगी, स्थापित की जाएगी। ई बसेस को इसमें प्रावधान किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग बायो फाउंड्री की नई योजनाएं बनाई गई हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं लक्षद्वीप का जिक्र किया गया है। तो लक्षद्वीप सहित जो हमारे अलग द्वीप है उन पर क्या की जाएगी, कनेक्टिविटी लाई जाएगी और इसके लिए अलग से परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। वित्त वर्ष 2014 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जो है संशोधित कर सकल घरेलू उत्पाद का 5 से 8% कर दिया गया, जो पहले 5.9% था, ठीक है। तो 2024 कर लेना यहाँ पर। फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 5.1% आंका गया है। तो बस इनको एक बार रीड करना है, इसके रट्टे नहीं लगाने, बस एक बार इसको रीड कर लेना, क्योंकि ये डाटा जो होता है ना थोड़ा टफ होता है और याद करना भी थोड़ा सा इसको मुश्किल हो जाता है। तो बस एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा। 2000 यहाँ पर मैंने लिखा है 2000 फाइनेंशियल ईयर 2024 का कुल व्यय संशोधित होकर 44.90 लाख करोड़ रुपए हो गया है। वित्त वर्ष 2024 में उधार के अलावा कुल प्राप्तियां 27.56 लाख करोड़ रुपए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से कम करने का टारगेट रखा गया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में सकल बाजार उधार 14.13 लाख करोड़ रुपए देखा गया है, ठीक है। ये बस ये रीड करना है और कुछ नहीं है। इसके बाद और कोई ज्यादा नई घोषणाएं नहीं हुई हैं। इनकम टैक्स की जो पहले स्लैब्स थी वही स्लैब्स है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। सरकार व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2030 तक लंबित 25,000 रुपए तक की प्रत्यक्ष मापों को क्या करेगी, वापस लेगी। इसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो सेम रहने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर इनकम टैक्स स्लैब्स की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आपकी आय जो है वो 0 से 3 लाख के बीच में है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। अगर आपकी आय 3 से 6 लाख के बीच में है तो आपको 5% टैक्स यहाँ पर पे करना होता है। 6 से 9 लाख है तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा।
अगर 9 से 12 लाख है तो 15% टैक्स लगेगा, और 12 से 15 लाख है तो 20% टैक्स देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपकी जो इनकम 15 लाख से ऊपर है, तब आपको यहाँ पर 30% टैक्स पे करना होता है। तो यहाँ आपके कुछ इस तरीके से स्लैब्स लगती हैं, और यही स्लैब अभी वही है जो इन्होंने पिछले बजट में घोषणा की थी। इसके बाद स्टार्टअप, सॉवरन वेल्थ, इन सबके द्वारा किए गए निवेश में पेंशन फंड के लिए लाभ जो है मार्च 2025 तक बढ़ाया गया है। ठीक है। इसके बाद वर्ष 2015 में उधार के अलावा कुल प्राप्तियां 30.80 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। फाइनेंशियल ईयर कुल व्यय 47.66 लाख करोड़ रुपए के लिए अनुमानित है। बस इतना याद रख लीजिएगा, जो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया है उसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ अब आपके फैक्ट वाले पॉइंट स्टार्ट हो जाते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट भी रहेंगे, और इसके बाद कुछ मैंने अदर्स इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पर नोट करके लिखे हैं। तो ये आपके दोनों ही ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आगे मेंशन किए हैं वो सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले लिखा है बजट जो है वो क्या होता है, चमड़े का थैला होता है, आप सभी जानते हैं। एक फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड अभी मैंने आपको बताया। अगर हम हमारे पहले बजट की बात करते हैं तो पहला बजट जो है 18 फरवरी 1860 को ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने क्या किया था, पेश किया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपसे स्टैटिक जीके में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद है भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बजट की शुरुआत कौन वॉइसरॉय था उस समय, तो लॉर्ड कैनिंग वॉइसरॉय था। संविधान में बजट की जगह भी मैंने आपको कहा था कि आर्टिकल 112 में क्या बताया गया है, बजट के बारे में बताया गया, लेकिन बजट वर्ड का यूज नहीं किया गया। वहां पर उसकी जगह पर यूज किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, AFS। ठीक है। तो इसका नाम क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में इसे लिखा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है। तो बजट शब्द कहीं पर नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण है या फिर फाइनेंशियल, यहाँ पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान आर्टिकल 112 में किया गया है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं मैंने। पहले ना आपका जो बजट था वो नॉर्मल पेश किया गया था, फिर बाद में इसको क्या किया गया, मतलब पहले जैसे रेल बजट जो था और साथ में जो आपका ये बजट आता है ये दोनों सेम थे, मतलब दोनों इकट्ठे पेश किए जाते थे। लेकिन 1924 में एक वर्थ कमेटी बनी थी। एक वर्थ कमेटी जो थी इसने क्या कर दिया, जो कंपनी है रेलवे कंपनी थी, और इसके साथ साथ जैसे जो मतलब रेल बजट आता था उसको और सरकारी बजट को इकट्ठा कर दिया गया 1924 में। इसके बाद हमारा देश जब आजाद हुआ उसके बाद भी इनके अलग अलग बजट आते थे, लेकिन अब यहाँ पर जो बीजेपी की सरकार आई इन्होंने वापस से बजट को मर्ज कर दिया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया, तो आर.के. षणमुख शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को भारत का ये स्वतंत्र भारत का पहला बजट है। ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, तो षणमुख शेट्टी ने पेश किया। कब पेश किया, 26 नवंबर 1947 को ही पेश कर दिया था। भारत का पहला पेपरलेस बजट अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि आपको पता है आपके यहाँ पर जितने भी काम है सब कैसे किए जाते हैं, पेपरलेस होते हैं। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेपरलेस बजट जो है वो कितनी बार और कब से पेश किया जाता है। तो पेपरलेस बजट आपका सबसे पहली बार पेश किया गया था 2021 में। 2021 में आपका पहला पेपरलेस बजट था, और अब तक टोटल आपके 4 बजट ऐसे हैं जो पेपरलेस बजट बनाए जा चुके हैं। जैसे 2021 में, 2022 में, 2023 और अब ये 2024 में भी पेपरलेस बजट रहा था। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री की अगर मैं बात करती हूँ तो निर्मला सीतारमण क्या है, पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री है, यानी कि जो इंडिपेंडेंट क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर है। अगर हम प्राइम मिनिस्टर के पद पर रहते हुए फाइनेंस मिनिस्टर की बात करते हैं तो वो इंदिरा गांधी थी, जो प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ क्या थी, फाइनेंस मिनिस्टर भी थी। लेकिन निर्मला सीतारमण क्या है, ये डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है। और पूर्णकालिक यानी कि इन्होंने अपना टाइम पीरियड भी क्या किया है, पूरा किया है। अगर हम बजट में बात करते हैं, सरकार की बजट में क्या क्या शामिल होता है, तो बजट में सरकार की आमदनी शामिल होती है और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाला खर्च शामिल होता है।
है। इसके अलावा सरकार की क्या कमाई रही है, क्या खर्चे रहे हैं, वो सबका ब्यौरा होता है। मंत्रालयों के और उनके खर्चों के लिए जो धनराशि बांटी जाती है उन सबका ब्यौरा किसमें दिया गया होता है, बजट में ही दिया गया होता है। लगातार छठी बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री कौन बनी है, तो निर्मला सीतारमण बन चुकी हैं। बजट जो है वो क्या होता है, मनी बिल होता है, और मनी बिल आपको पता होना चाहिए हमेशा लोकसभा से ही पास किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, भारत का सबसे लंबा बजट भाषण किसने दिया था, तो मैंने अभी आपको सबसे पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया था, ये निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया 2 घंटे 42 मिनट का बजट था। इनका इस बार का पहला अंतरिम बजट सबसे छोटा बजट था, अराउंड 58 मिनट्स का था। ठीक है, भारत में कितने पीएम ऐसे रह चुके हैं जो पीएम रहते हुए जिन्होंने क्या किया, बजट पास किया, तो ये 3 प्राइम मिनिस्टर थे, पीएम नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पास किया, तो ये जॉन मथाई के द्वारा पास किया गया था 28 फरवरी 1950 को। अंतरिम बजट को मिनी बजट और इसके साथ साथ वोट ऑन अकाउंट बजट के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक बार, अब तक सबसे अधिक बार बजट पास करने का श्रेय मोरारजी देसाई को जाता है, लगभग 10 बार बजट पास कर चुके हैं। अब यहाँ पर जितने पॉइंट अब मैं आपको बताऊंगी ये भी सारे आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपके बजट में सबसे पहली बात जो है डिस्कस की गई है विकसित भारत की। ठीक है, इसको लिखा जाता है विकसित भारत @2047, यानी कि आपको पता है 1947 में हमारा पहला बजट पास हुआ, यहाँ पर 2047 तक इसको कितने साल हो जाएंगे, 100 साल हो जाएंगे। तो हमारा टारगेट क्या है यहाँ पर, विकास, भारत का को एक विकसित देश बनाना। तो इन्होंने एक विकास मंत्र दिया है जिसका नाम है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इस बजट में कोई घोषणा नहीं हुई है, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको यहाँ पर देखने को मिली है, जैसे जीडीपी, आपको पता है हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से इसको जानते थे, लेकिन यहाँ पर क्या कहा है इन्होंने, इसका नाम बदल दिया और क्या कह दिया, गवर्नेंस डेवलपमेंट परफॉर्मेंस, सुशासन विकास परफॉर्मेंस इसका नाम दे दिया। एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है, लेकिन इन्होंने क्या कह दिया, एफडीआई को फर्स्ट डेवलप्ड इंडिया। ठीक है, फर्स्ट डेवलपमेंट इंडिया, यानी कि पहले क्या करेंगे आप, इंडिया में इंडिया का ही विकास करेंगे। ठीक है, लक्षद्वीप में विकास करो, इसी के तहत क्या कहा गया, लक्षद्वीप में विकास करो। 3D मैंने अभी आपको बताया था, डेमोग्राफी और डाइवर्सिटी एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, उससे क्या होगा, भारतीयों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए क्या बनाई गई, त्रिवेणी की बात कही गई है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर कुछ स्कीम्स की बात कर लेते हैं, तो जनमन योजना जो है ये आपकी इंपॉर्टेंट है। जैसे जनमन योजना ना ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड है, और इसी के तहत क्या बनाए गए हैं, पीवीटीजी बनाए गए हैं। पीवीटीजी क्या होता है, ये ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड होता है, जो ऐसी ट्राइबल एरिया जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, उन कमजोर ग्रुप्स के लिए इसको शुरू किया गया है, अधिक संवेदनशील। ऐसे इसमें पीवीटीजी में 75 ग्रुप्स आते हैं जो सबसे कमजोर हैं। आपसे इसके लिए ग्रुप पूछा जा सकता है, आयोग पूछा जा सकता है कि कौन सा आयोग बनाया गया, तो डेबर आयोग इसके लिए बनाया गया। ओडिशा में पीवीटीजी जो है वो सबसे ज़्यादा है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना की, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें पीएम विश्वकर्मा, ठीक है, तो यहाँ पर ये कब स्टार्ट की गई थी, 17 सितंबर 2023 को शुरू होती है। 18 कारोबार में लगे कारीगर और शिल्पकारों के लिए ये योजना है। इसमें 18 ट्रेडर्स की बात की गई है, जैसे नाई, बुनकर, लुहार। ठीक है, तो ये ट्रेडर्स की बात कही गई है। इसके बाद अमृत पीढ़ी युवाओं का सशक्तिकरण, यानी कि हमारी बात हो रही है, यूथ की बात हो रही है, तो 25 वर्ष की अवधि की बात है, अमृत काल की यूथ एम्पावरमेंट की बात कही गई है। इसके बाद पीएम श्री की बात है, ये एजुकेशन से रिलेटेड है। इसका नाम है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, यानी कि स्कूलों को आगे बढ़ाने से संबंधित है। स्किल इंडिया मिशन मैंने आपको बताया था, इसके तहत 3000 नई ITIs बनाई जाएंगी। पीएम मुद्रा योजना की बात करें तो ये 8 अप्रैल 2015 को शुरू होती है। ये एक स्टार्टअप स्कीम है, यानी कि अगर आप माइक्रो, स्मॉल, मीडियम टाइप का कोई लोन लेना चाहते हैं तो इस योजना के तहत आप ले सकते हैं। पीएम फसल बीमा योजना में 4 करोड़ किसानों को लाभ दिया गया, नारी शक्ति को प्रोत्साहन दिया गया, महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिया गया। 10 वर्षों में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने आपको बताया था, 10 वर्षों में 28% महिलाओं का नामांकन उच्च शिक्षा में बढ़ा है। ठीक है, इसके बाद स्टेम पाठ्यक्रम। स्टेम पाठ्यक्रम क्या होता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसमें 43% नामांकन जो है बालिकाओं का और महिलाओं का है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया में भी सबसे ज़्यादा है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है।
ठीक है, तो ये था आपके बजट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। आपके एग्जाम के लिए इतने ही सफिशिएंट रहेंगे अगर आप इसको भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, आज पता नहीं बार बार स्क्रीन मूव हो रही है, तो इतना भी पढ़ लेंगे तो भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा और सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने एग्जाम से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे मैंने इसमें ऐड कर दिया है। फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। जितना आपके एग्जाम ओरिएंटेड है आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है। ठीक है, ऐसे तो बजट में और भी पॉइंट्स मिल जाएंगे, बट मुझे जो इंपॉर्टेंट लगे और जो मुझे एग्जाम ओरिएंटेड लगे हैं मैं वही कंटेंट आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, बहुत यूजफुल रहने वाली है। और बजट का टॉपिक ऐसा होता है जिसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो अब इस क्लास को देख लीजिएगा। हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और चंडीगढ़ पीआरटी के बारे में बताने वाली हूँ मैं आपको एक क्लास में। तो तब तक आप चैनल के साथ बने रहिएगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।